नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। इस साल के फरवरी महीने की बात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की 19 साल की एक लड़की नेपाल के रास्ते भारत आ गई बिना वीजा के। उसे प्रयागराज के एक लड़के से ऑनलाइन लूडो खेलते हुए प्यार हो गया था। पाकिस्तान की लड़की ने प्रयागराज के लड़के से शादी कर ली। वो लड़की पाकिस्तान में व्हाट्सएप कॉल करने के दौरान खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आई। उसे पकड़कर पूछताछ हुई और कुछ दिन बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। चैप्टर क्लोज। किसी ने उस पर पाकिस्तान की जासूस होने का शक नहीं जताया। लेकिन अब सिंध प्रांत की ही सीमा हैदर वैसी ही कहानी के साथ उसी नेपाल के रास्ते भारत में है और सीमा पर शक जताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। वैसे सीमा हैदर की सारी कहानी सबके सामने है। बहुत से लोगों को तो लगता है कि उसकी कहानी की सच्चाई तो चुटकी बजाते ही सामने आ जाएगी। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज दीमक द सेडक्टिव स्पाई, जिसके पहले एपिसोड में देखिए फांस, अ ट्विस्टेड टेल, सीमा हैदर की कहानी जो खुफिया एजेंसियों के गले की फांस बन चुकी है। 11 जनवरी 2019, जैसलमेर, राजस्थान। पाकिस्तान से जुड़ी भारत की 464 किलोमीटर लंबी सीमा वाले जैसलमेर में सेना की छावनी में उस दिन अचानक हलचल तेज हो गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच ने सोमवीर नाम के एक सैनिक को कस्टडी में लिया। 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ सोमवीर कई महीनों से खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। शक की वजह भी थी क्योंकि सोमवीर सोशल मीडिया पर अनिका अरोड़ा नाम से बनी एक प्रोफाइल के पीछे पागल था। सोशल मीडिया पर हाय हेलो से सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही रंगीन बातों और फिर वीडियो चैट तक जा पहुंचा। इस बीच सोमवीर ने सोशल मीडिया की अपनी दोस्त को सेना की मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां देनी शुरू कर दी। बदले में उसके भाई के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए और सोमवीर के भाई ने उन पैसों को सोमवीर के ई वॉलेट में भेज दिया। सोमवीर की गिरफ्तारी इसी के बाद हुई और पकड़े जाने के बाद उससे पता चला कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बिछाए जाल में फंस गया है। आईएसआई है, हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ से सुरक्षा बलों से जानकारी हासिल की जाए। जैसलमेर से गिरफ्तार सोमवीर के सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर वो जैसे अनिका अरोड़ा समझ रहा था, वो अकाउंट कराची से ऑपरेट किया जा रहा था। 4 साल 3 महीने बाद 13 मई 2023, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कराची से शुरू हुई एक हैरत अंगेज कहानी राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा में दाखिल हुई। सिर पर साड़ी का पल्लू, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र। नाम सीमा। रबुपुरा में किराए की दुकान पर काम करने वाले सचिन मीणा के साथ सीमा को देखकर गांव में किसी को हैरानी नहीं हुई, जबकि सबको मालूम था कि सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है और वो पाकिस्तान के कराची से आई है। सबको उस कहानी पर भरोसा हो चुका था जो सचिन और सीमा ने सुनाई थी, पबजी वाले प्यार की कहानी। इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान। करीब 1.5 महीने तक इस अजीब सी लव स्टोरी की चर्चा रबुपुरा गांव में ही सिमटी रही। फिर एक दिन सीमा हैदर और सचिन की कहानी में आया सनसनीखेज मोड़।
3 जुलाई 2023, रबुपुरा थाना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सीमा हैदर बिना वीजा के कराची से शारजा वाया नेपाल भारत आई थी। एक पाकिस्तानी महिला ने भारत में घुसपैठ की थी, जिसका मददगार सचिन मीणा था। लिहाजा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद ही दोनों को इस शर्त के साथ जमानत मिल गई कि वो रबुपुरा इलाके से बाहर नहीं जा सकते। इसी के बाद शुरू हुआ सवाल और बवाल का सिलसिला। सवाल ये कि सीमा हैदर सचमुच पबजी खेलते खेलते सचिन के प्यार में डूबकर पाकिस्तान से भारत आई है या फिर आईएसआई की एजेंट है जिसे खास मिशन पर भेजा गया है। ऐसे हर सवाल का सीमा हैदर के पास 2 ही जवाब है, पबजी से प्यार या फिर सचिन मीणा के प्यार का खुमार। फोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। मीडिया और सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन के समर्थन और विरोध में तर्कों के तीर चलने लगे। एक तरफ सीमा हैदर के इरादों पर सवाल उठ रहे थे, तो दूसरी ओर दलील दी जा रही थी कि अगर सीमा हैदर आईएसआई की जासूस होती तो वो सचिन को क्यों टारगेट करती, जिसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही बड़े लोगों तक पहुंच। अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर को बेनिफिट ऑफ डाउट इस आधार पर भी दिया जाने लगा कि अगर वो जासूस होती तो अपने साथ 4 मासूम बच्चों को लेकर भारत क्यों आती। वैसे सीमा का दावा है कि उससे बच्चों के साथ सचिन ने ही भारत बुलाया था, लेकिन जो लोग जासूसों की दुनिया के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि अपने मिशन के लिए हर जासूस एक माया जाल रचता है। ऐसा छलावा जिसमें वो दिखता है वो होता नहीं है। अपनी कहानी पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए कोई जासूस किस हद तक चला जाता है ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल सीमा हैदर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सीमा ने कराची में अपनी जिंदगी के बारे में जो कहानी सुनाई थी उसमें थोड़ा सच था और थोड़ा झूठ। उसने दावा किया था कि कराची में गुलाम हैदर नाम के आदमी के साथ उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि गुलाम हैदर से भी उसने प्रेम विवाह किया था, जिसके साथ अब सीमा हैदर किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती। मैं जिंदा तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा हैदर की जमानत पर छूटने के लगभग 10 दिन बाद यूपी पुलिस की एटीएस ने पूछताछ शुरू की। बाकायदा 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें वही कहानी थी जिसे सीमा और सचिन सुना रहे थे। 20 जुलाई 2023, नई दिल्ली। तो जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है। सीमा हैदर अगर किसी भी रूप में पाकिस्तान की सेना या आईएसआई से जुड़ी है तो वो जमानत पर क्यों है, और अगर वो सिर्फ अवैध तरीके से भारत में घुसने की दोषी है तो उसे पाकिस्तान भेजने में क्या परेशानी है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे अहम पार्टी पाकिस्तान की सरकार है। इस कहानी का दूसरा सिरा पाकिस्तान में ही है, और वो भी सनसनीखेज रहस्यों से भरा हुआ। सीमा हैदर कराची में रहती थी। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा सिंधी बोलती है, जो कराची में आम बोली जाती है। लेकिन ये सीमा हैदर का पूरा सच नहीं है। कराची में उसकी जो असली पहचान है उसी ने पेच उलझा दिया है। जिस महिला पर आईएसआई का एजेंट होने का शक जताया जा रहा है वो पाकिस्तान में आईएसआई का शिकार भी हो सकती है।
क्या है सीमा पार से आई सीमा हैदर की कराची कथा? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड मोहरा, श्राउड ऑफ सीक्रेसी। छब्बीस अप्रैल 2022, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, कराची, पाकिस्तान। कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी बुर्कापोश महिला किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां एक वैन आई और जोरदार धमाके में सब कुछ गुम हो गया। ये आत्मघाती हमला था जिसके निशाने पर थे वैन में सवार चीन के 3 प्रोफेसर। आत्मघाती हमलावर की पहचान 30 साल की बलूच विद्रोही शारी बलूच के रूप में हुई। कराची में एक बलूच महिला के आत्मघाती हमले का भारत में सनसनी बनी सीमा हैदर के साथ क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए आपको कराची के मलीर इलाके में ले चलते हैं, जहां सीमा हैदर की असली पहचान छिपी है। कराची की इस तंग गली में सीमा हैदर को लोग सीमा रिंद के नाम से जानते हैं। रिंद यानी बलूचिस्तान की एक जनजाति। सीमा हैदर मूल रूप से बलूच है और उसका पति गुलाम हैदर भी बलूच ही है। किसी भी बलूच को रॉ का एजेंट बताकर उसकी लाश तक गायब कर देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी बदनाम है। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए छटपटा रहे बलूच विद्रोहियों का हौसला तोड़ने के लिए पाकिस्तान की आर्मी बलूच महिलाओं को टारगेट करती है। बहुत से ऐसी भी हैं, औरतों की भी ऐसे लाशें मिली हैं जिनको जो है उन्होंने टॉर्चर करके और वीरानों में जो है उन्होंने फेंका है। और 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस भी आए हैं कि औरतों को जो है इन्होंने ले जा के टॉर्चर करके और फिर हेलीकॉप्टर से पहाड़ों में फेंके। कराची में बलूच महिला के आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान की आर्मी को एक नया बहाना मिल गया। 17 फरवरी 2023, क्वेटा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। महल बलूच, यही नाम है इस महिला का, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने आत्मघाती हमलावर बताकर गायब कर दिया। महल बलूच को पाकिस्तान की आर्मी ने जिस वक्त अगवा किया, लगभग उसी दौरान सीमा हैदर कराची से भारत आने की तैयारी में थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सीमा हैदर जब अपने 4 बच्चों के साथ कराची से लापता हुई तो उसके घर वालों ने मलीर कैंट पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कराची पुलिस ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही सीमा हैदर पर भारत में हंगामा हुआ तो कराची पुलिस ने दावा करना शुरू कर दिया कि सीमा के घर वालों और उसके पति गुलाम हैदर ने कई बार बयान बदले हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। मैंने एक को भी मैम फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी तरफ से सेंड नहीं करी। मुझे हजारों की तादाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। अब कराची में सीमा हैदर की सुरक्षा का पेंच भी समझ लीजिए। ये तो हम बता ही चुके हैं कि सीमा हैदर और उसका पति गुलाम हैदर दोनों बलूच हैं। सीमा हैदर साल 2020 से ही पबजी गेम खेलने और उसी चक्कर में सचिन मीना से संपर्क होने का दावा कर रही है। पाकिस्तान में कोई बलूच महिला अगर भारत में किसी से ऑनलाइन संपर्क में हो तो उसका ISI के रडार पर आना तय है। तो क्या सीमा के पीछे भी ISI लगी थी, जिससे जान बचाने के लिए सीमा ने कराची से भागने का फैसला किया? अगर ये आशंका सच भी हो तो इसका कोई सबूत मिलना बेहद मुश्किल है। हालांकि ये समझना बहुत आसान है कि सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान में अब चारों तरफ से मौत घात लगाए बैठी है। अगर वो पाकिस्तान लौटी तो ISI के टारगेट पर होगी। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की खूनी नजर भी सीमा पर गड़ चुकी है। सीमा हैदर क्या है? ऑनलाइन प्यार में पागल एक महिला, या पाकिस्तान की जासूस, या फिर ISI का टारगेट? ये समझना इतना आसान होता तो रूस की एक महिला जासूस ब्रिटेन से अमेरिका तक 9 साल तक खुलेआम नहीं घूम पाती। अपने मकसद के लिए कोई जासूस अपनी पहचान कैसे बदलता है, इसी की मिसाल देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड भूत, द गॉर्जियस ट्रैप।
27 जून 2010 मैनहट्टन पुलिस स्टेशन 1 न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका। समय दोपहर 1 बजे। 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला मैनहट्टन के पुलिस स्टेशन 1 में दाखिल हुई। महिला के चेहरे पर तनाव था। उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों को जो कुछ बताया वो अमेरिका में सनसनी फैलाने के लिए काफी था। महिला का दावा था कि 2 दिन पहले रोमन नाम के एक रहस्यमय आदमी ने उससे संपर्क साधा और अमेरिका का एक जाली पासपोर्ट रूस के एक नागरिक तक पहुंचाने को कहा। महिला के मुताबिक वो रहस्यमय आदमी किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, इसलिए अपना फर्ज निभाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आई है। उसने जाली पासपोर्ट भी पुलिस अफसरों के सामने पेश कर दिया। पुलिस थाने पहुंची उस महिला ने अपना नाम बताया, एना चैपमैन। न्यूयॉर्क शहर में एना चैपमैन कोई मामूली नाम नहीं था। वो रूस मूल की ब्रिटिश नागरिक थी जो अमेरिका में प्रॉपर्टी फाइंडर नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी चला रही थी। एना चैपमैन की पहचान फैशन मॉडल के रूप में भी थी, लिहाजा मैनहट्टन पुलिस ने बिना देर किए एना चैपमैन से मिली जानकारी FBI को दी। करीब 1 घंटे बाद FBI की टीम मैनहट्टन पुलिस स्टेशन पहुंची। FBI के एजेंट्स ने एना से कुछ सवाल पूछे और उसी को हिरासत में ले लिया। FBI के पास एना चैपमैन के खिलाफ पुख्ता सबूत भी थे। दरअसल FBI को अपने मुखबिरों से खबर मिली थी कि अमेरिका के कई शहरों में रूसी खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल का जाल फैला हुआ है। रूस के उसी स्लीपर सेल की सबसे शातिर एजेंट एना चैपमैन है, जो बिजनेस वुमन और मॉडल बनकर अमेरिका में आई। यहाँ वो रूस के अपने हैंडलर के निर्देश पर किसी रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप का वाईफाई इस्तेमाल करके गोपनीय जानकारियां भेजती थी। एना चैपमैन को पकड़ने के लिए सबूतों की जरूरत थी, लिहाजा FBI ने ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज के नाम से जाल बिछाया। सितंबर 2001 लंदन डॉकलैंड्स। इंग्लैंड का मैनहट्टन कहे जाने वाले लंदन डॉकलैंड्स इलाके में एक नाइट क्लब में 19 साल की एक रूसी लड़की एना कुश्चेंको डांस कर रही थी। लंदन के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने वाले 21 साल के एलेक्स चैपमैन की नजर एना पर पड़ी। वहीं एलेक्स और एना की जान पहचान हुई, फिर दोस्ती, और 6 महीने के भीतर ही एना ने एलेक्स चैपमैन से शादी कर ली। दोनों की शादी मॉस्को में ही हुई थी। ब्रिटेन के एलेक्स चैपमैन से शादी के बाद एना कुश्चेंको ने अपना सरनेम बदल दिया। अब वो एना चैपमैन बन चुकी थी। ब्रिटिश नागरिक से शादी करने की वजह से एना को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई और ब्रिटेन का पासपोर्ट भी। साल 2002 से 2004 तक एना चैपमैन लंदन से मॉस्को आती जाती रही, क्योंकि मॉस्को यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई चल रही थी। साल 2004 में इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री मिलने के बाद वो लंदन आ गई। लंदन में एना ने अमेरिका और ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की और सिर्फ 2 साल बाद साल 2006 में उसने एलेक्स चैपमैन को तलाक दे दिया। हालांकि तलाक देने के बाद भी उसने चैपमैन सरनेम जारी रखा। लंदन में मॉडलिंग और बिजनेस स्टार्टअप में 3 साल बिताने के बाद एना चैपमैन अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर ही साल 2009 में अमेरिका पहुंची, जहां उसने वॉल स्ट्रीट के पास मैनहट्टन के 20 एक्सचेंज प्लेस में अपार्टमेंट किराए पर लिया। न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में रहने की वजह से जल्द ही मैनहट्टन की हाई प्रोफाइल पार्टियों में एना का आना जाना शुरू हुआ। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो रूस के लिए जासूसी करने के इरादे से मॉस्को से लंदन और लंदन से न्यूयॉर्क आई है। पकड़े जाने के बाद एना चैपमैन ने एक बार फिर खुद को मासूम साबित करने का दांव खेला। उसे मालूम था कि अमेरिका में उसे लंबी सजा नहीं होगी, इसलिए एना ने गुहार लगानी शुरू कर दी कि उसे अमेरिका से रूस के बजाय लंदन डिपोर्ट किया जाए। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने एना की नागरिकता और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। एना चैपमैन का इमोशनल कार्ड फेल होते ही रूस की सरकार एक्शन में आई। रूस ने एना समेत अपने 10 जासूसों के बदले अमेरिका के 4 जासूसों को जेल से रिहा करने की पेशकश की, जिसे अमेरिका ने मान लिया।
इस डील के बाद किसी को शक नहीं था कि एना चैपमैन रूस की जासूस है। मॉस्को पहुंचने के बाद एना ने खुलकर कबूल किया कि हाँ, वो रूसी जासूस है और अपने मिशन के लिए ही उसने शादी की ताकि ब्रिटिश नागरिकता मिले और अमेरिका में उसकी एंट्री आसान हो जाए। नई कहानी, नई पहचान और उसे साबित करने वाले पक्के सबूतों के साथ जब कोई जासूस मिशन पर जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसका सामना दूसरे देश की खुफिया एजेंसियों से होगा। 44 साल पहले मोसाद की एक जासूस भी ऐसे ही मिशन पर थी, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का घेरा तोड़कर अपने शिकार तक पहुंची और काम पूरा करके हवा हो गई। अपने शिकार का ही भरोसा जीतने वाली उस जासूस की कहानी देखिए हमारा ये एपिसोड हसीना द अनब्रोकन स्पिरिट। बाईस जनवरी 1979, बेरूत, लेबनान। समय दिन में 3:35। बेरूत का वर्दून स्ट्रीट इलाका। लेबनान में गृह युद्ध के दौर में भी ये इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता था। अमीरों की इस महफूज बस्ती में उस दिन 2 गाड़ियों के काफिले में वो शख्स निकला जिसका नाम था अली हसन सलामे। सलामे इजराइल का मोस्ट वांटेड और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों के नरसंहार का मास्टरमाइंड। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉप कमांडर सलामेह को पूरी दुनिया जानती थी। 1971 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली लेबनान की हसीना जॉर्जिना रिस्क से उसने 1978 में शादी की थी और लेबनान में सलामेह की दौलत और रंगीन मिजाजी की चर्चा सबकी जुबान पर थी। म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार में शामिल फिलिस्तीनी आतंकियों के ब्लैक सितंबर गैंग को खत्म करने का मिशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में चला रही थी। सलामेह को मारने की कोशिश भी 5 बार हो चुकी थी, लेकिन वो हर बार बच गया क्योंकि सलामेह की सुरक्षा की गारंटी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ले रखी थी। उस दिन अली हसन सलामेह अपनी पत्नी के अपार्टमेंट से रवाना हुआ। दोपहर बाद का वक्त, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़। सलामेह अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत था। अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ सलामेह अपनी मां के घर जा रहा था। उसकी गाड़ी सड़क किनारे पहले से खड़ी एक शेवरले कार के नजदीक पहुंची और तभी धमाका हुआ। धमाका शेवरले कार में हुआ था, जिसके साथ सलामेह और उसके सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। पूरी तरह घायल सलामेह ने 1 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। सलामेह को मोसाद के जासूसों ने ही मारा है, इसमें किसी को शक नहीं था। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि CIA की निगरानी और अपनी सिक्योरिटी टीम के होते हुए भी सलामेह को मारने का दुस्साहस किसने किया। जांच शुरू हुई तो एक लापता चेहरे ने सबके होश उड़ा दिए। वो चेहरा था एरिका मैरी चैम्बर्स का, जिसको जानता तो सलामेह भी था, लेकिन कभी पहचान नहीं पाया कि जिस एरिका चैम्बर्स को वो फिलिस्तीन का हमदर्द ब्रिटिश नागरिक समझता है, वो दरअसल मोसाद के एजेंट पेनेलोप है। अली हसन सलामेह को मारने में 5 बार नाकाम होने के बाद मोसाद ने एरिका चैम्बर्स की मदद ली थी, जो साल 1978 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंची। एरिका चैम्बर्स पर किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि वो ब्रिटेन की नागरिक थी। एरिका के बारे में सबको पता था कि वो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है।
जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाले ब्रिटिश एनजीओ से जुड़ी है। एरिका चैम्बर्स की कहानी इतनी भरोसेमंद थी कि उसे लंदन से बैरूत आने का न्योता भी लेबनान की सरकार ने ही भेजा था। बैरूत पहुंचने के बाद एरिका ने सलामे के घर के ठीक सामने अपना ठिकाना बनाया, जहां से वो सलामे की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में काम करने की वजह से सलामे से उसकी मुलाकात भी हुई और धीरे धीरे सलामे भी एरिका पर विश्वास करने लगा। एरिका चैम्बर्स की सूचना पर ही मोसाद के एजेंट्स ने बारूद भर के कार को सड़क किनारे खड़ा किया था। एरिका की बदौलत मोसाद को मालूम था कि सलामे इसी सड़क से अक्सर आता जाता है। 22 जनवरी 1979 को सलामे दोपहर के बाद अपनी मां के घर बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, ये खबर भी मोसाद को एरिका ने ही दी थी। सलामे की कार को उड़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल का बटन किसने दबाया, ये राज हमेशा राज ही रहा। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन पर राइज एंड किल फर्स्ट नाम की किताब लिखने वाले रोनन बर्गमैन का दावा है कि रिमोट कंट्रोल भी एरिका के ही पास था, जो धमाके के बाद लापता हो गई। उसका ना तो लंदन में कोई सुराग मिला और ना ही इजराइल में एरिका चैम्बर्स का कहीं कोई अस्तित्व था। काल्पनिक फिल्मों और उपन्यासों के जासूस अक्सर भेष बदलकर दुश्मन देश में जाते हैं, नकली पासपोर्ट, नकली पहचान के साथ। लेकिन रूस की एक 25 साल की लड़की अपनी असली पहचान के साथ अमेरिका पहुंची। लगभग 5 साल तक तो वो अमेरिका के पावर कॉरिडोर में आराम से टहलती रही। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसे अपना मोहरा समझ रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस लड़की ने अमेरिका के लोगों को अपने बारे में जो कुछ सबूतों के साथ दिखाया, वो ड्रामा था जिस फरेब में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां 5 साल तक फंसी रही। उसी की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, बंदूक, डांसिंग विद डेंजर। इक्कीस अप्रैल 2013, मॉस्को, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को पर उस दिन लोगों के सामने अजूबा था। 25 साल की एक लड़की मंच सजाकर सैकड़ों की भीड़ जुटाकर पिस्तौल दिखा रही थी। पूरी दुनिया को मालूम था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गन कल्चर के सख्त विरोधी हैं और मारिया बुतिना नाम की ये लड़की सीधे पुतिन को ललकार रही थी कि रूस में भी सबको हथियार रखने का अधिकार क्यों नहीं। मारिया बुतिना साइबेरिया में फर्नीचर का बिजनेस बेचकर मॉस्को आई थी, जहां उसने राष्ट्रपति पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के यूथ विंग की सदस्यता ली और 2011 में राइट टू बियर आर्म्स यानी हथियार रखने का अधिकार नाम का एनजीओ शुरू किया। अमेरिका में उन दिनों बराक ओबामा की सरकार थी, जो गन कल्चर के खिलाफ सख्ती के मूड में थी। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन और राष्ट्रपति ओबामा आमने सामने थे और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के नेता राइफल्स एसोसिएशन के समर्थन में खड़े थे। उसी दौरान रूस के नेता तोर्शिन अमेरिका पहुंचे। उनके साथ मारिया बुतिना भी थी। मारिया बुतिना को नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने सिर माथे पर बिठा लिया। अमेरिका की हथियार लॉबी को लगा कि ये लड़की रूस में उसके लिए दरवाजे खोल सकती है। साल 2013 में ही मारिया बुतिना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आ गई। पढ़ाई के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन और रिपब्लिकन पार्टी के जलसों में भी उसकी मौजूदगी बढ़ती गई। किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मारिया बुतिना की सोच रूस की सरकार के बिल्कुल उलट थी। बहुत जल्द मारिया बुतिना अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गए। 12 जुलाई 2015, लॉस एंजलिस, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के 3 साल बाद तक अमेरिका में मारिया बुतिना बेफिक्र होकर घूमती रही और फिर
एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे अमेरिका का दिमाग घूम गया। 15 जुलाई 2018, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी की चहेती बन चुकी मारिया बुतिना को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया। मारिया पर आरोप लगा कि वो रूस की जासूस है। शुरुआत में जासूसी के आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन मारिया बुतिना ने ट्रायल के दौरान मान लिया कि वो रूस की जासूस है। 18 महीने की सजा काटने के बाद रूस लौटी मारिया को राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी पार्टी से सांसद बनाकर इस बात पर मोहर भी लगा दी। मारिया बुतिना के खिलाफ FBI ने जो सबूत जुटाए थे, उससे साफ था कि रूस में गन कल्चर के समर्थन में आंदोलन चलाना सिर्फ छलावा था। मारिया और तोर्शिन ने लंबी प्लानिंग के तहत ऐसा किया था ताकि अमेरिका के लोगों, वहां की सरकार और खुफिया एजेंसियों को भरोसा हो जाए कि मारिया सचमुच पुतिन की विरोधी है। अमेरिका और यूरोप के देशों की एक पुरानी आदत है, वो अपने दुश्मन देशों के गद्दारों को आराम से शरण दे देते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियां शरण मांगने वालों की कुंडली खंगालने के बाद ही क्लियरेंस देती हैं। ये सबको पता है। 1990 के दशक में क्यूबा से गद्दारी करके बहुत से लोगों ने अमेरिका में शरण ली। अमेरिका उनके जरिए क्यूबा में तख्ता पलट का जाल बिछाना चाहता है। इसका नतीजा क्या निकला? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड चाल, एन इंट्रिगिंग इन्वेजन। साल 1990, हवाना, क्यूबा। क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो की 3 दशक लंबी सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भी सुलगने लगी थी। तभी एक दिन रेनी गोंजालेस नाम का एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हवाना से एक विमान लेकर फरार हो गया। वो सीधा अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के मायामी शहर पहुंचा। मायामी उन दिनों क्यूबा के विद्रोहियों की पनाहगाह बना हुआ था। अमेरिका की शह पर वहां क्यूबन अमेरिकन नेशनल फाउंडेशन और ब्रदर्स टू द रेस्क्यू जैसे संगठन काम कर रहे थे, जिनका मकसद क्यूबा से पलायन करने वालों को एकजुट करके क्यूबा में लोकतंत्र बहाल करना था। क्यूबा से फरार फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेनी गोंजालेस को भी क्यूबन अमेरिकन नेशनल फाउंडेशन ने पनाह दी, जो क्यूबा में अपनी बीवी और 2 बेटियों को छोड़ आया था। क्यूबा में उसे गद्दार घोषित किया जा चुका था, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रेनी को क्लियरेंस दे दी। वो मायामी में हेलीकॉप्टर पायलट बन गया। साल 1992, ग्वांतानामो बे, अमेरिका। क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर एक युवक तैरते हुए पहुंचा। वो चिल्लाता रहा कि मुझे गोली मत मारना। पूछताछ शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये शख्स क्यूबा की एयरफोर्स का पायलट मेजर जुआन पाब्लो है, जो फिडेल कैस्ट्रो की तानाशाही से तंग आकर भाग आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसके दावे की पड़ताल की तो क्यूबा से रिपोर्ट आ गई कि जुआन पाब्लो बिल्कुल सच बोल रहा है। वो भी क्यूबा में गद्दार घोषित हो चुका है। और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। क्यूबा से ठीक ठाक बैकग्राउंड वाले युवकों का अमेरिका पहुंचना जारी रहा। अमेरिका इसे क्यूबा में लोकतंत्र बहाली की उम्मीद मानकर सारे भगोड़ों को पनाह देता रहा। साल 1998, मायामी, फ्लोरिडा। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को एक बात खटकने लगी। क्यूबा में बम धमाकों की रफ्तार कम होती जा रही थी और बम धमाकों में शामिल विद्रोहियों का भेद भी खुलने लगा था। साफ था कि क्यूबा में अमेरिका से जो फिडेल कैस्ट्रो विरोधी नेटवर्क चल रहा था, उस नेटवर्क में कोई भेदिया घुस चुका है। FBI ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया तो मालूम हुआ कि रेनी गोंजालेस, जुआन पाब्लो और उनके बाद जो हाई प्रोफाइल लोग क्यूबा से भागकर आए हैं, वो क्यूबा के गद्दार नहीं बल्कि फिडेल कैस्ट्रो के वफादार जासूस हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर गद्दारी का दाग इसलिए लगाया ताकि उनकी असली पहचान छिप जाए और वो अमेरिका में घुसकर अपना नेटवर्क बना सके।